Hello everyone, so today we are going to discuss about class 8 chapter 7 direct and inverse variation. So let's start with some basics of this chapter. So first point we have to know is direct variation. So direct variation is if the increase in one quantity x result in the corresponding increase in another quantity y or decrease in one quantity x result in the corresponding decrease in one quantity y, then the two quantity x and y are said to be in the direct variation. तो अब इसमें क्या है कि अगर कोई भी क्वांटिटी बढ़ती है तो जो दूसरी क्वांटिटी होगी वो भी बढ़ेगी, अगर कोई घटती है तो दूसरी भी घटेगी, तो ये होएगा डायरेक्ट वेरिएशन. अब इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम कि जैसे कि जितने ज़्यादा लोग होंगे हॉस्टल में या फिर किसी भी घर में तो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब उतना ज़्यादा खाना लगेगा, और जितने कम लोग होंगे उतना ही ज़्यादा उतना ही कम खाना लगेगा. ठीक है, तो ये क्या होगा डायरेक्ट वेरिएशन में. अब इसका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है कि किसके इक्वल होता है एक्स एंड एक्स डिवाइडेड बाय वाई. अब फिर आता है इन्वर्स वेरिएशन. इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी घटेगी, और अगर कोई घटती है ठीक है तो दूसरी बढ़ेगी. अब इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि अब इसका एग्जांपल होएगा कि हम जैसे कि जितने ज़्यादा लोग एक फैक्ट्री में काम करेंगे तो उतना कम टाइम लगेगा, और जितने कम लोग काम करेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा. तो मतलब कि ज़्यादा लोग होंगे तो कम टाइम, कम लोग होंगे तो ज़्यादा टाइम. ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा इन्वर्स वेरिएशन. और इसका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के किसके इक्वल होता है, के इक्वल्स टू एक्स इनटू वाई. तो अब हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं. एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें देखना है कि जो एक्स और वाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है या नहीं है. तो ये पूरी लाइन एक्स है और ये पूरी लाइन वाई है. ठीक है, अब हमें स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ये आ गया 1/3, ये भी आ गया 1/3. ओके, अब नेक्स्ट भी आ गया 1/3, लेकिन अब ये आया है 1/4. तो अब इसमें क्या होता है कि मतलब जो डायरेक्ट वेरिएशन में ये सारे मतलब इक्वल होने चाहिए आपस में. ठीक है, लेकिन अब ये इक्वल नहीं आए, मीन्स कि 1/3 नहीं आए, क्योंकि अब हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें आगे देखना ही नहीं है कि आगे वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे. ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक बार अनइक्वल आ गया, मतलब उसके बराबर नहीं आया, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं होएगा. ठीक है, तो ये सारे आपस में मतलब इक्वल नहीं है, ये सारे इक्वल नहीं है. ठीक है, तो ये क्या है डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है. फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट में सारे ही कट रहे हैं, जैसे 1/3 करके सारे ही कट रहे हैं. ठीक है, ये भी आ गया 1/3. तो ये क्या है, मतलब सारे इक्वल हैं, तो ये एक डायरेक्ट वेरिएशन में है. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टेबल कंप्लीट करनी है हमें. तो पहले तो हम इनको मतलब वैल्यू दे देंगे, मतलब जैसे यहाँ पे x/3 कर दिया है, यहाँ पे x/4. अब x/4 और x/3 का मतलब क्या है, 3 और 4 आए कैसे. तो अब इसका भी मतलब ये होता है कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये थर्ड x है तो x3, ये फोर्थ x है तो x4. अब ये फर्स्ट y, ये सेकंड y, तो ये सारे ना y कहलाएंगे, नीचे वाले सारे y, ऊपर वाले सारे x. ठीक है, तो अब हमें ये सेकंड y और ये आ गया लास्ट मीन्स फिफ्थ y, तो ये y5 और ये y2 है. अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो कैसे करेंगे. अब हमें ये तो पता है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है. ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, तो बस हमें इसको कंप्लीट करना है. तो अब हमें इसको फॉर्मूला पता है क्या होता है कि अगर जैसे ये दोनों डिवाइड होने चाहिए, तो इसका आंसर 1/5 आया. ठीक है, तो अब हम इससे ही सबके आंसर निकाल सकते हैं. अब इसमें क्या आएगा कि अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे. ये है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लेंगे.
क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। जैसे ये है तो x बाय, तो पहले हमने तो k की वैल्यू निकाल ली, 1/5 आ गई, ठीक है। तो ये अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, x/2 y/2, और हमारे पास x/2 की वैल्यू तो है, y/2 की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने ये बना हुआ है तो ऐसे बस इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है 75। ऐसे ही हमें इसी फॉर्मूले से हमें सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 6, 8 एंड 150 ऐसे वैल्यू आ जाएगी, ओके। उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस हमें ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। अब ये नहीं करते आपस में, तो बस 4/7, जैसे अभी इस क्वेश्चन में ये नहीं करते आपस में, तो 4/7 ये k की वैल्यू आएगी, और जहाँ जहाँ हमारा k है वहाँ 4/7 मतलब 4/7 आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ़ अ लेबरर अर्न ₹2688 per week, how much will he earn in 18 days? तो मतलब कि मान लो अगर एक जो लेबर है वो मतलब पर वीक कमाता है 2688, ठीक है। तो वो 18 डेज में कितना कमाएगा। तो हम पहले तो टेबल बनाएंगे, पहले तो हम लिखेंगे लेट वाली लाइन। तो इसमें क्या आएगा कि लेट द लेबरर विल अर्न इन 18 डेज, तो वो हम क्या लेट करेंगे x। उसके बाद हमें टेबल बनानी होती है इसमें, ठीक है, टेबल ये ज़रूरी होती है। तो हम इसमें ऐसे कॉलम्स बनते हैं, ठीक है, ये कॉलम्स बना दिए हमने, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं दो वैल्यू गिवन होती हैं, वो लिखते हैं कि क्या क्या दो मतलब अलग अलग हैं, किन दो चीज़ों के साथ मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन में है, ये दोनों आपस में मतलब ये और ये कौन सी चीज़ जो आपस में डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो यहाँ पे तो क्या आएगा, मनी अर्नड इन रुपीज़, ठीक है, मतलब कितने वो उसने पैसे कमाए रुपीज़ में, और टाइम डेज में आएगा, ठीक है। तो उसने 7 डेज, क्योंकि वहाँ पे हमने 18 डेज था, तो हम उसको वीक में करने की बजाय हमने 1 वीक को 7 डेज में ही कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद 7 डेज में वो कितना कमाता है 2688 रुपीज़। तो वो 18 डेज में कितना कमाएगा वो हमें नहीं पता, तो उसको हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया। तो अब हमारे पास सब कुछ है, ये बस ऐसे कैसे एज इट इज़ कॉपी करना है हमें। ये किसमें हम किससे करेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन से, ठीक है। तो ये अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे 7 और x की, फिर ये 18 और 2688 की, फिर ये 7 ट्रांसपोज हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 6912 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी ऐसे ही है, इफ $175 कॉस्ट 14,700, so how many dollar can be purchased in 24,024 rupees। तो बस हमें ऐसे ही करना, टेबल बनानी है, अमाउंट इन डॉलर, अमाउंट इन रुपीज़। तो मतलब $175 इतने होते हैं, हमें अब ये बताना करना है कि इतने मतलब रुपीज़ कितने डॉलर्स ले सकते हैं हम इससे। बस वही डायरेक्ट वेरिएशन का हमें को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और हमारे पास इसका आंसर आएगा $286 हम ले सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर हमारे पास आता है फिफ्थ, इफ अ कार ट्रेवल 67.5 किलोमीटर इन 4.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मैनी किलोमीटर विल इट ट्रेवल इन 26.4 लीटर पेट्रोल, ठीक है। तो कितना मतलब कार मतलब डिस्टेंस कवर करेगी इतने पेट्रोल में, हमें नहीं पता, तो हमने उसको x किलोमीटर लेट कर लिया। हमें फिर वो टेबल बनानी है अपनी, 67.5 डिस्टेंस 4.5 लीटर में कर लिया, तो कितना डिस्टेंस 26.4 में करेगी। और हमें इसको मतलब ये पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें 6,
75 into 26.4, ठीक है। अब ये जो 4.5 है वो नीचे कैसे आएगा, क्योंकि ये पहले तो एक्स के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में होगा, फिर नेक्स्ट मतलब वैल्यू में आएगा। तो हम इसको पहले अभी एक ही वैल्यू में आपको समझा रही हूँ कैसे मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व होएगा इसकी। ये 4.5, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे हम इसमें, इसकी पॉइंट कितने के बाद है, तो ये आ गया यहाँ पे 10। इधर कितने के बाद है, यहाँ पे भी 10 आ गया, मतलब एक डिजिट के बाद है तो यहाँ पे 10 आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट कितने के बाद है, 10, एक डिजिट के बाद है। अब इन सब के पॉइंट हट जाएंगे, ओके। हमने इन सब के पॉइंट हटा दिए। अब मैं इसे कट करने 10 से 10 कट जाएगा ऐसे, मतलब इन सबको कट करना। उसके बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, 396 किलोमीटर, ओके। फिर हमारे पास आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th। If the thickness of a pile of 12 cardboard sheet is 45 millimeter, then how many sheets of the same cardboard would be 90 centimeter thick? तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि कितने नंबर ऑफ कार्डबोर्ड शीट्स हैं, अब हमें ये पता करना है कितने आएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सलेक्ट करेंगे, ठीक है। वही हम फिर अपनी मतलब टेबल बनाएंगे। तो 12 कार्डबोर्ड शीट्स की कितनी थिकनेस है, 4.5 मिलीमीटर। अभी 4.5 मिलीमीटर, सॉरी 4.5 नहीं आएगा यहाँ पे, 445 आएगा, ओके। तो 45 मिलीमीटर और फिर 900 मिलीमीटर। अभी सेंटीमीटर था, मिलीमीटर में कैसे करा, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर इंटू इक्वल्स टू हाउ मैनी मिलीमीटर, 90 इंटू 10, सो 900 मिलीमीटर, ओके। उसके बाद फिर हम इसको ऐसे एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी करेंगे, फिर डायरेक्ट वेरिएशन, बाय डायरेक्ट वेरिएशन फिर इसको सॉल्व करेंगे। कैसे होएगा वो, तो ये तो पहले ऐसे होएंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा इधर इधर, तो 45 इंटू एक्स इक्वल 12 इंटू 900। फिर नेक्स्ट में ये यहाँ पे ट्रांसपोज होएगा, तो ये यहाँ पे हम कर देते हैं 45। फिर हमें इसको सॉल्व करना है फिर आगे, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 240, ओके। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 7th क्वेश्चन आता है हमारे पास। A photograph of a bacteria enlarged 1 lakh times attains a length of 4 centimeter. What is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 25,000 times only? What would be its enlarged length? तो हमारे पास एक्चुअल लेंथ कितनी है बैक्टीरिया की हमें नहीं पता, तो हमने उसको एक्सलेक्ट कर लिया। तो एक्चुअल लेंथ 1, तो एनलार्ज लेंथ कितनी होगी, 1 लाख। एक्चुअल लेंथ हमें अब नहीं पता नेक्स्ट, और उसकी ये पता है एनलार्ज लेंथ कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट वेरिएशन से करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या से आएगा, तो हमारे पास आंसर ये आएगा 4/1 लाख, ओके। अब हम इसको मतलब एक्सपोनेंशियल से भी लिख सकते हैं, तो 4 बाय क्या आएगा, 10 की पावर 5। अब अगर हमें इसको ऊपर लेके जाना मल्टीप्लाई में, तो जो इसकी पावर प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी, तो क्या बनेगा, 4 इंटू 10 माइनस 10 रेज़ टू पावर -5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया कितनी आ गई। फिर अब हमारे पास नेक्स्ट उसी में पूछा गया है, अगर जो उसकी एनलार्ज लेंथ है वो कितनी होएगी, 25,000, तो उसकी मतलब एक्चुअल लेंथ 1 है, एनलार्ज लेंथ इतनी है।
एक्चुअल लेंथ फिर ये है, हमें अब नेक्स्ट में एनलार्ज लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये 4 नहीं है अब यहाँ पे, यहाँ पे 25,000 है, तो ये दोनों चेंज हो गए। तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगी, एनलार्ज लेंथ 1 सेंटीमीटर। ओके, फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन हमारा। इफ इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 6 centimeter high while the mast of the actual ship is 9 meter high. If the length of a ship is 33 meter, how long is the model of a ship? तो लेंथ कितनी है मॉडल ऑफ शिप की हमें नहीं पता, तो हमने 1 सेंटीमीटर लेट कर ली। हाइट 6 है, ठीक है। लेंथ कितनी है हमें नहीं पता, x लेट कर ली। और ये हमारे पास कैसे आए, अब ये थे हमारे पास किस में थे, मीटर में थे। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हमने मल्टीप्लाई करके आंसर ये आ गया हमारे पास। अब हमें इसको ऐसे सॉल्व करना, हमारे पास क्या आएगा 22 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन है हमारे पास आगे के। तो बस इसमें ऐसे ये तीन वैल्यूज होंगी, एक वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ऐसे ही आगे के मतलब 9 to 12th क्वेश्चन है वो ऐसे ही हैं सारे, बस 12th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, वो मैं बता देती हूँ आपको। तो अब इसमें क्या है, इफ 5 men और 7 women कैन अर्न 2625 per day, how much would 10 men and 13 women will earn per day? अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो 5 men और 7 women, तो बीच में एंड नहीं आया और आया है, इसका मतलब कि अगर या तो 5 मैन किसके बराबर है, 7 वुमेन के, मतलब इनकी अर्निंग किस आपस में मतलब बराबर है। तो एक मैन की अर्निंग किसके बराबर होएगी, 7/5 वुमेन की। ये यहाँ पे ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें किसकी अर्निंग निकालनी है, 10 मैन और 13 वुमेन, क्योंकि अब नेक्स्ट में एंड है, वहाँ पे और नहीं है। तो क्या करेंगे, 10 मैन और वुमेन। अब एक वुमेन की कितनी है, 7/5। तो पहले हम 10 को 7 क्योंकि इसको हमें 10 की वुमेन के हिसाब से करना है ना, मैन को वुमेन में कन्वर्ट करना है। तो ये 7/5 और 10 ये मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, और ऐड करेंगे 13 वुमेन। तो हमारे पास इनको अगर हम करेंगे सॉल्व ये ब्रैकेट को, तो हमारे पास आएगा 14 वुमेन, और बाहर था हमारे पास 13 वुमेन, और हमें दोनों को ऐड करना, तो ऐड करके 27 आएगा। बस यहीं तक थोड़ा अलग था, बाकी सारे सेम है। तो अब हमारे पास 27 वुमेन की अर्निंग कितनी है, एक्स हमें नहीं पता एक दिन में। तो कितने वुमेन, 7 वुमेन पर डे इतना कमा लेती है, ठीक है। तो अब ये 7 वुमेन इतना कमा लेते हैं, 27 वुमेन का नहीं पता हमें, ठीक है, कितना कमाएंगे। तो वो हमने एक्स कर लिया। अगर हम वहाँ पे वाई भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक्स करना हो, ठीक है। बस एज इट इज़ कॉपी करेंगे यहाँ पे, और डायरेक्ट वेरिएशन से हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 10,125, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।